नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में जो हमने सिलेबस शुरू किया था वो पहला टॉपिक ही था, हिस्ट्री था हमारा। इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे और हमने डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड एंड गुप्ता पीरियड्स। तो इसमें हमने मौर्य पीरियड्स को पढ़ लिया था। आज अपने जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो गुप्त काल के विषय में बात करने जा रहे हैं। और गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के विषय में, क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुआ, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। एक ही वीडियो में ये टॉपिक जो है वो अपने पूरा कर लेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य के विषय में। गुप्तकालीन साहित्य में कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे। तो एक बात हमें अच्छे से याद रखनी है गुप्त काल के विषय में कि गुप्त काल जो है वो संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल था। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल, संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कौन सा काल माना जाता है, तो हमारा आंसर होगा गुप्त काल। अच्छे से इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा कि गुप्त काल जो है वो संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल था। इसलिए भी क्योंकि संस्कृत जो है वो गुप्त की राजकीय भाषा हुआ करती थी, राजकार्य की भाषा हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जब संस्कृत वहाँ की मुख्य भाषा थी, इसीलिए संस्कृत का सबसे ज़्यादा विकास हुआ और बहुत सारी रचनाएं इसमें लिखी गई। इसलिए हम इस काल को संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कहा करते हैं। गुप्तों का राजकीय चिन्ह हुआ करता था गरुड़। पुराणों, अब देखिएगा यहाँ पर जो फैक्ट बनते हैं, पुराणों के वर्तमान स्वरूप, यानी पुराण जो आप जिस रूप में आज देख रहे हैं उसको, इस वर्तमान स्वरूप की जो रचना है वो गुप्त काल में हुई थी दोस्तों। तो पुराणों की वर्तमान रचना का निर्माण किस समय हुआ? गुप्त काल में हुआ। पुराणों को जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है वो गुप्त काल में होता है दोस्तों। दूसरी बात ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस रामायण और महाभारत को हम पढ़ते हैं उसे अंतिम रूप भी गुप्त काल में ही दिया गया था। तो रामायण और यानी धार्मिक ग्रंथ जो भी है हमारे सारे के सारे बड़े बड़े आपको यहीं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत दो बड़े महाकाव्य हैं और दो बड़े ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के। तो इन दोनों को जो अंतिम रूप दिया गया था वो किस में दिया गया था? वो गुप्त काल में ही दिया गया है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, स्मृतियाँ, स्मृति साहित्य जो है उसके अंतर्गत नारद की स्मृति है, कात्यायन की है, पराशर की है, बृहस्पति स्मृति है। इन सभी की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। तो यहाँ से आपसे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुराणों का वर्तमान स्वरूप किस काल में हुआ? गुप्त काल में। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप कब दिया गया? गुप्त काल में। स्मृतियों की रचना कौन कौन सी? नारद, कात्यायन, पराशर और बृहस्पति स्मृति की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कौन सा था? गुप्त काल था। तो इतने सारे अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और एक एक राइटर को देखते हुए हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी जो विकास धारा साहित्य के अंदर वहाँ हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी, जो कि आज भी प्रासंगिक है और काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहली आती है मालविकाग्निमित्रम। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो रचना है वो कालिदास की है या नहीं है। तो इन नामों को तो सबसे पहले और सबसे अच्छे ढंग से याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। अब देखिएगा, मालविका अग्निमित्रम, इस मालविका को आप यहाँ से काटेंगे तो मालविका और अग्निमित्र दो नाम आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो मालविका और अग्निमित्र जिसके पिता थे पुष्यमित्र, उनके बीच में जो प्रेम प्रसंग था उसका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है, मालविका अग्निमित्र में किया गया है, जो कालिदास के द्वारा लिखी गई। और ये पुस्तक क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है? तो ये नाटक है दोस्तों। मालविकाग्निमित्रम जो है वो किस श्रेणी में आता है? वो नाटक की श्रेणी में आता है। नाटक में अंग होते हैं, अंग है इसके 5 और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो मालविका और अग्निमित्र से जुड़ी हुई है। अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र के बेटे थे और ये कालिदास की जो है सबसे प्रसिद्ध रचना अपनी कह सकते हैं।
फिर आती है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी एक नाटक है। सबसे पहले तो इस चीज़ को याद रखा करिएगा, ये भी क्या है, नाटक है। इसमें भी एक देखिए लव स्टोरी है जिसमें राजा पुरुरवा है और एक उर्वशी है। इन दोनों की जो है लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी विक्रमोर्वशीयम में। तो दोस्तों यहाँ पर कई बार नाम से संबंधित, कई बार जो उसकी स्टोरी लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है या ये ऐसा भी पूछ लेता है ये क्या है, तो ये नाटक है, ये भी 5 अंकों का नाटक है। इसके बाद में देखिएगा सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपने बहुत पहले से इसका नाम सुना होगा। तो इसमें जो स्टोरी है वो स्टोरी है दुष्यंत और कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला की मध्य। ये दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है, किसमें है, अभिज्ञान शाकुंतलम में, और ये 7 अंकों में है। ये कितने अंकों में है, 7 अंकों में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं महाकाव्य के विषय में। इन्होंने कौन कौन से महाकाव्य लिखे, तो सबसे पहले तो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य आता है देखिए रघुवंश। यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन सा कालिदास का महाकाव्य है। अब हमने ये तो याद किया कि ये पुस्तकें इसकी हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन बन गए ना, एक ऑप्शन ये डाल दे, दूसरा ये डाल दे, तीसरा ये डाल दे और चौथा ये डाल दे, और पूछे इनमें से कालिदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं, दिलीप से लेकर के अग्निमित्र तक का जो इतिहास है वो इसमें लिखा गया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव, और इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 17 सर्ग हैं। फिर इसके बाद में खंड काव्य की बात करें, महाकाव्य 2 हमने देख लिए। 2 महाकाव्य कौन कौन से थे, एक रघुवंश है और दूसरा कुमार संभव है। अब हम खंड काव्यों के विषय में बात करें तो मेघदूत कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है, ऋतुसंहार भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको अच्छे से याद करना है, आएगा इसमें से ही। इसके बाद में देखिएगा जो कालिदास है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कौन है, तो भारत का शेक्सपियर होता है कालिदास। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं विशाख दत्त के विषय में। विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। 2 ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद में दोस्तों एक आती है मृच्छकटिकम। कौन सी आई, मृच्छकटिकम आई। ये किसकी है, ये शूद्रक की है दोस्तों। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने पढ़ी होगी बचपन में, और बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा है इनके अंदर। तो पंचतंत्र जो है वो कहानी है, वो रचना है किसकी, विष्णु शर्मा की रचना है। फिर इसके बाद में हम नीतिसार की बात करें तो नीतिसार किसकी रचना है, कामकंदक की। चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन, ये तो नाम वैसे ही याद रह जाएगा, चंद्र यहाँ भी है और चंद्र यहाँ भी है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। अमरकोश अमर सिंह की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत का एक प्रामाणिक कोश माना जाता है। अमरकोश जो है वो संस्कृत का एक प्रामाणिक कोश स्वीकार किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि नाम तो एक जैसा ही है ना, अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश। फिर हम बात करते हैं विशुद्धिमग्ग, ये बुद्धघोष की है। न्यायावतार सिद्धसेन की है। रावणवध वत्स भट्टी की है। और 10 कुमार चरित जो है वो दंडी की है। किसकी है, 10 कुमार चरित जो है वो दंडी की रचना है। कीर्तार्जुनियम 12वीं, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सांख्यकारी का एक दार्शनिक ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण का है। प्रमाण समुच्चय दिक्नाग का है, दार्शनिक ग्रंथ है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जिसमें विशुद्धिमग्ग बुद्धघोष का, न्यायावतार सिद्धसेन का, रावणवध वत्स भट्टी का, 10 कुमार चरित दंडी का, कीर्तार्जुनियम 12वीं का, सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण का, दिक्नाग जो है वो प्रमाण समुच्चय इन लोगों ने लिखा था। और ये जो है ये भी एक दार्शनिक ग्रंथ है।
इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन वैज्ञानिक ग्रंथ जो विज्ञान से संबंधित थे। आर्यभट्ट, और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि आर्यभट्ट कौन थे, क्या थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आर्यभट्ट, क्योंकि इनकी आर्यभट्टीय इनकी रचना है। और इसमें देखिएगा दशमलव, शून्य, त्रिभुज, ये तो गणित के मिलते हैं पाई का मान, लेकिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, भूगोल, पृथ्वी गोल है, ऋतु परिवर्तन, दिन रात बनना, ये आपको भूगोल के टॉपिक भी यहाँ दिखाई देंगे। तो हो सकता है आप इसको खगोलज्ञ कर दें, तो ये खगोलज्ञ नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे, ये आपको याद रखना है। आर्यभट्टीय इन्होंने लिखी, इसमें जो सिद्धांत दिए, दशमलव का, शून्य का, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिलेगा, पाई का मान मिलेगा, चंद्र ग्रहण मिलेगा, सूर्य, इन्होंने उस समय जो पाई का मान दिया था वो आज वाले के लगभग नज़दीक था। पृथ्वी गोल है का कंसेप्ट दिया, ऋतु परिवर्तन, दिन रात बनना। इसके जो अध्याय हैं उन्हें हम पाद कहते हैं, और इनकी जो संख्या है वो 4 है। गोलपाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और दशगीतिका पाद, ये 4 हैं इनके। तो इस तरह से ये हमें अध्याय भी याद रखने होंगे, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। फिर हम बात करते हैं वराहमिहिर की। वराहमिहिर कौन थे, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा उठ जाता है। ये एक ज्योतिषी थे और इन्होंने एक पंच सिद्धांतिका नामक रचना की, जिसमें 5 सिद्धांत थे। फिर इनकी संहिता है, एक इनकी व्रत संहिता है और 2 इनके जातक हैं, एक व्रत जातक है और एक लघु जातक है। नाम याद न रहे तो आप इससे जोड़ लो, वराह, व्रह, व्रह, है ना, वैसे ही याद आपको रह जाएगा, व्रह, व्रह, व्रह और वराह, है ना, एक जैसे से नाम है। तो वराहमिहिर इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 2 जातक हैं, एक व्रत है और एक लघु है, एक बड़ा है और एक छोटा है। फिर हम बात करें भास्कर प्रथम की। तो भास्कर प्रथम कौन थे, एक खगोल शास्त्री थे, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, खगोल शास्त्री थे। इनकी रचना महाभास्कराचार्य है। कौन सी है, महाभास्कराचार्य। एक लघु भास्कराचार्य भी है, अपने नाम से ही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भाष्य अलग है तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि ये भीनमाल जालोर के हैं, और इसमें से यही क्वेश्चन जो है आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हम ब्रह्मगुप्त थे कौन, तो भौतिक शास्त्री ये थे, फिजिक्स के व्यक्ति यही थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांतिका, अपने नाम से ही है, और इसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक बल भी बताया था। सभी चीज़ें एक दूसरे को आपस में खींचती है, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख हमें वहाँ देखने को मिलता है। एक इनकी है खंड खाद्य की, ये भी याद रखनी है। कुछ चिकित्सा ग्रंथ भी हैं, वाग्भट का अष्टांग हृदय, धन्वंतरी का नवनीतकम और निघंटु। निघंटु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। पाल काव्य, ये हस्तायुर्वेद यानी हस्ती आयुर्वेद का ग्रंथ है। होली स्रोत का अश्वशास्त्र है। नागार्जुन जो थे वो केमिकल से इलाज किया करते थे, रस चिकित्सा प्रणाली इनके द्वारा दी गई थी, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसी धातुओं की भस्म से, आज भी आपको स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, है ना, तो इस तरह से भस्म जो है आयुर्वेद की चिकित्सा में दी जाती है। तो नागार्जुन के समय से ये प्रारंभ हो रही थी, वो सोने चांदी से इलाज कर रहे थे, खिला खिला के, है ना, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। कणाद, कणाद जो है इन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया, अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणु सिद्धांत इन्हीं का है और वैशेषिक दर्शन जो है इन्हीं का है। ये कुछ एक चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ हैं, एक ये अन्य भी हमारे पास में आ गया, तो ये भी आपको याद करने हैं, ये अलग से आप इसको याद कर सकते हैं। अन्य ग्रंथ की बात करें तो कणाद का वैशेषिक दर्शन या अणु सिद्धांत ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर हम बात कर लेते हैं गुप्त काल में मंदिर निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, क्योंकि कला और साहित्य के दृष्टिकोण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहते हैं। कला और साहित्य के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कौन सा है, गुप्त काल है, क्योंकि उसके बाद में इतना मंदिरों का विकास भी आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर आपसे पूछा जाए मंदिर निर्माण की कला का जन्म ही कब हुआ, तो वो गुप्त काल में ही हुआ था। उससे पहले सिंधु में आपको मंदिर नहीं मिलेंगे, उसके बाद में आपको देखिएगा जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वहाँ तो आपको विशेषतः स्थापत्य कला भी देखने को नहीं मिलता है, तो मंदिर तो कहाँ से आएंगे। तो इस समय जो पहली बार साक्ष्य मंदिर के मिलते हैं वो गुप्त काल के ही मिलते हैं, और इस आधार पर हम मानते हैं कि गुप्त काल में ही
मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था। ये मंदिर जो बने वो नागर शैली में है और पंचायतन शैली के हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। यानी शिखर, ये जो जैसे हमारा मंदिर हुआ करता है, इस मंदिर के ऊपर जो शिखर है, इस शिखर का जो निर्माण है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। इसमें एक 12 मीटर ऊंचा शिखर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार जो हैं, दशावतार नाम से ही स्पष्ट है ना, दशावतार यानी 10 अवतार जो हैं वो इनकी मूर्तियां इसमें लगाई गई हैं। गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन कानपुर का जो भीतर गांव का मंदिर है और सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल ईंटों से बनाए गए मंदिर हैं। तो क्या कहा हमने, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमारे पास में है। नंबर 1 तो कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल गुप्तकाल। मंदिर निर्माण किसके समय आरंभ हुआ, गुप्तकाल के समय। कौन से मंदिर बने, नागर और पंचायतन, जिसमें 5 मूर्तियां होती हैं, एक केंद्र में होती है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है शिखर का पहला उदाहरण है। सबसे पहले शिखर आपको ये देखने को मिलते हैं और इसमें एक 12 मीटर ऊंचा शिखर भी है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर मूर्तियां जो है वो यहीं पर बनी हुई है। गुप्तकाल के मंदिर पत्थरों से विशेषतः बनते थे, लेकिन एक केवल ईंटों का बना हुआ मंदिर आपको कानपुर का भीतर गांव और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका दशावतार मंदिर। सुंदर है देखने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका भीतर गांव का मंदिर है, केवल ईंटों से बना हुआ मंदिर, यही अभी हमने चर्चा भी की थी। यहाँ पर देखिएगा वापस हमने, है ना, कानपुर का भीतर गांव और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर केवल ईंटों से बना हुआ है। केवल ईंटों से बना हुआ कितना सुंदर मंदिर है, ईंटों से भी इतना सुंदर निर्माण किया गया है पत्थर की बजाय, है ना। और इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा अगला मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर और इम्पोर्टेंट मंदिर है। गुप्त काल में मंदिर के दर्शन हमें होते हैं और ये अपने इन्हीं की देन मानते हैं। विशेष प्रकार से ये जो शिखर वगैरह हो गए ये यहीं से प्रारंभ होते हैं। तिगवा मध्य प्रदेश में है विष्णु मंदिर। कुछ एक मंदिर इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं। भूमरा मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, शिव मंदिर में है। नचना कुठार जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, पार्वती मंदिर है। उदयगिरी मंदिर एमपी में है, विष्णु मंदिर है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। भीतरगांव कानपुर यूपी, ये एक ईंटों का मंदिर है। इसमें प्रथम बार मेहराब का प्रयोग किया गया था। भीतरगांव का जो मंदिर है उसमें प्रथम बार जो है वो मेहराब का प्रयोग किया गया था। ये भीतरगांव का मंदिर है, इसमें मेहराब, ये जो दरवाज़ा होता है ना, इस तरह से जो है अपने मेहराब का जो प्रयोग है वो यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों एरन का वराह मंदिर एमपी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये कुछ एक मंदिर है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपको चित्र में दिखाई वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मूर्तियों के विषय में। इस समय मूर्तियाँ का निर्माण भी चरम पे था और मथुरा मूर्ति कला शैली विशेषता इस समय की जानी जाती है। यहाँ से सारनाथ से हमें बैठे बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली, खड़े हुए की कहाँ से मिलती है ना। सुल्तानगंज से हमें ताम्र निर्मित बुद्ध की मूर्ति मिली है जो 7.5 फीट ऊंची है और 1 टन इसका वजन है। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये हमारी मूर्ति है। मथुरा से हमें खड़े बुद्ध की मूर्ति और विष्णु मूर्ति प्राप्त होती है। उदयगिरी जो है यहाँ से हमें वराह मूर्ति प्राप्त होती है। रूपवास भरतपुर में है जहाँ से हमें बलराम और कृष्ण की मूर्ति प्राप्त होती है। मथुरा से हमें महावीर स्वामी की मूर्ति प्राप्त होती है। गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो है वो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो है वो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। इस काल में देखिएगा जो मूर्तियां बनती थी वो किस चीज़ की बनती थी, मिट्टी की बनती थी और पत्थर की बनती थी। पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां जो है वो इस समय बना करती थी। गुप्त काल में पहली बार मूर्तियां जो बनी उसमें से अर्धनारीश्वर रूप में शिव की मूर्ति है, गंगा यमुना की मूर्ति है, त्रिदेव की मूर्ति है। ये जो मूर्तियां हैं वो इस समय पहली बार बनी थी। गुप्त काल में पहली बार जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ, त्रिदेव की मूर्तियां आपको यही देखने को मिलती हैं।
गुप्तकालीन चित्रकला की बात करें तो वात्स्यायन जो है उनके कामसूत्र में चित्रकला की गणना जो है वो 64 कलाओं के अंतर्गत की गई है। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको अजंता और बाघ की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अगर हमें गुप्तकालीन चित्रकला के दर्शन करने हैं तो हमें जाना होगा अजंता और बाघ की गुफाओं में, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके इनकी चित्रकला की भी बात कर लेते हैं। अजंता की चित्रकला की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर हमें गुप्तकालीन चित्रकला के दर्शन करने हैं तो कहाँ जाना होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता की चित्रशैली, काफ़ी फेमस है। 29 गुफाएं यहाँ पर मिली है, जिसके खोजकर्ता थे सर जेम्स अलेक्जेंडर 1819 में। इसमें 16, 17 और 19 जो है वो गुप्तकालीन मानी जाती है। कुछ एक जो है 16 और 17 को ही मानते हैं, है ना। शायद ऐसा क्वेश्चन वो न पूछे, लेकिन हमने कहा भी सारी की सारी जो गुफाएं हैं वो इस काल की नहीं हैं, यही बताना हमारा मकसद था, क्योंकि यहाँ पर जो गुफाओं की संख्या है वो 29 हैं। और ये जो गुफाएं हैं जिसमें जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है प्यारे दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एक बार फिर से हम इस चीज़ को दोहरा लेते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको कहाँ से मिलेंगे? अजंता और बाघ की गुफाओं से। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ से हमें कितनी गुफाएँ मिली हैं? तो यहाँ से हमें 29 गुफाएँ प्राप्त होती हैं, जिनके खोजकर्ता सर जेम्स अलेक्जेंडर हैं। और इसमें से कुछ गुफाएं गुप्तकालीन हैं और इनका जो विषय है वो बौद्ध धर्म है दोस्तों। 16 नंबर जो गुफा है उसका प्रसिद्ध चित्र है मरणासन राजकुमारी, बहुत ही एंटीक चित्र बना हुआ है ये। 17 के प्रसिद्ध चित्र है माता व शिशु का चित्र। साथ ही साथ यहाँ से महात्मा बुद्ध जो है उनके गृह त्याग के चित्र भी हमें देखने को मिलती हैं। इनका जो निर्माण है वो वाकाटक वंश के राजा पृथ्वीसेन के सामंत व्याघ्रदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीसेन के सामंत व्याघ्रदेव ने करवाया था। ये गुप्तकालीन गुहा वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। बुद्ध के मन में वैराग्य करने वाले चारों दृश्य यहाँ आपको मिलेंगे: वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, शव यात्रा और सन्यासी, जिनको देख करके महात्मा बुद्ध को जो है वैराग्य प्राप्त उत्पन्न हुआ था। बाघ की चित्रकला की बात करें, ये ग्वालियर एमपी में है। ग्वालियर एमपी के समीप बाघ नामक स्थान पर आपको 9 गुफाओं के अंदर गुप्तकालीन चित्र देखने को मिल जाएंगे। इनकी खोज जो की गई थी 1818 में डेजर्ट फील्ड के द्वारा की गई थी। तो बाघ की चित्रकला, बाघ आपको ग्वालियर में मिलेंगे और यहाँ पर 9 गुफाएं हैं। जैसे हमने पीछे देखा था अजंता में 29 गुफाएं थी, यहाँ पर 9 हैं, कम है उससे। इसके चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। उसका महात्मा बुद्ध से संबंधित थे अजंता वाले, ये मनुष्य के लौकिक जीवन से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें प्रसिद्ध जो दृश्य आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर संगीत और नृत्य के दर्शन हैं, वेशभूषा है, केश विन्यास है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिक्कों के विषय में भी। गुप्तकालीन सिक्के कौन कौन से थे? श्रीगुप्त के सिक्के श्रीगुप्त सेने के नाम से थे। चंद्रगुप्त के सिक्के राजा और रानी के चित्र वाले थे। घटोत्कच के सिक्के कच्छ सिक्के कहलाए थे। कच्छ है ना यहाँ पर, घटोत्कच, तो इसके सिक्के क्या कहलाए? कच्छ। इस तरह से जोड़ लिया करो। समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे वो 6 प्रकार के सोने के सिक्के थे। कुमारगुप्त के सिक्के नंदी, समुद्रगुप्त वाले पे आपको मिलेगा अश्वमेघ यज्ञ, चंद्रगुप्त द्वितीय में पंजे में सर्प लिए हुए गरुड़ मिलेगा। इस चित्रों के आधार पर इनके नाम दिए जाते थे। परशु प्रकार के स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने चलाए थे। सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था, ये याद रखना है। और स्वर्ण सिक्कों में मिलावट सर्वाधिक स्कंदगुप्त के समय हुआ करती थी। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का अन्य नाम हुआ करता था दिनार। स्वर्ण सिक्कों में मिलावट सबसे ज़्यादा यहाँ, ये तो न पूछे, शायद ये पूछ सकता है ना, अच्छा प्रश्न बनता है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के का अन्य नाम क्या था? तो वो था दिनार। सर्वाधिक अभिलेख जो लिखे गए वो कुमारगुप्त प्रथम के समय थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, अभिलेख। आगे हम गुप्तकालीन अभिलेखों के विषय में भी बात कर लेते हैं। बिलसद अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम का है। मंदसौर प्रशस्ति जो है वहाँ से हमें कुमारगुप्त प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी देता है। यहाँ यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके अंदर कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त का है।
इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले किस अभिलेख से मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो वो एरण अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी इस समय भी सती प्रथा मौजूद थी। फिर हम बात करें मथुरा का अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। इसमें प्रथम बार गुप्त संवत का उल्लेख किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे कि प्रथम बार गुप्त संवत का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो वो जो उल्लेख किया गया है वो मथुरा अभिलेख के अंतर्गत किया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन है ये। इसके बाद में दोस्तों उदयगिरी का शैव गुहालेख, उदयगिरी का शैव गुहालेख है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। उदयगिरी का शैव गुहालेख जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। इसकी रचना सांध्य विग्रहक वीरसेन के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये समुद्रगुप्त के सांध्य विग्रहक हरिसेन के द्वारा जो है इसका उत्कीर्ण करवाया गया था। ये संस्कृत भाषा में है, भाषा कई बार पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हमें अब ये याद हो चुका है कि संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल गुप्त काल है, राजकीय भाषा ही यही थी, तो इसी में लिखना था। चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब होता है जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, ऐसी शैली को हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा अलग अलग राज्यों के प्रति जो अलग अलग नीति अपनाई गई थी उसका उल्लेख किया गया है। जो अलग अलग नीतियां हैं उनका उल्लेख आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे दक्षिण के राज्य थे उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह, पकड़ लेना छोड़ देना। उत्तरापथ और आर्यवर्त के प्रति प्रसबोधरण की नीति अपनाई गई थी, यानी उन्हें तो जड़ मूल से ही उखाड़ के फेंक दो। वनवासीय जातियां थी, उनके प्रति सेवा करवाने की नीति थी। पूर्व व उत्तर पश्चिमी गणराज्य थे, उनके प्रति सर्व करदान यानी टैक्स ले लेना, ये वाली नीति थी। विदेशी जातियों के प्रति आत्मनिवेदन, कन्या पायदान, शादी विवाह वगैरह, और गुप्त मंदक की जो नीति है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इतना ही था। गुप्त काल के अंदर कला संस्कृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमने बड़े अच्छे से डिस्कस की हैं, एक एक चीज़ हमने अच्छे से समझ ली। इसकी PDF आपको मिल ही रही है, मिल जाएगी, तो किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहें, हम बहुत जल्दी ही सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे। जल्दी ही आपको जो है मैनेजमेंट की क्लासेस भी मिलने लग जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।